ओके, ये स्क्रीन नजर आ रहा है मैनेजरियल यस। एक्टिविटी फॉर। ओके ओके, तो ये हमारा अब थर्ड चैप्टर है जिसमें हम लोग बात करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट आर द यू नो मीन्स मैनेजरियल एक्टिविटीज राइट फ्रॉम द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सो कल को अगर एज ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या एक्टिविटीज फंक्शन करना पड़ेगा, क्या क्या आपकी एक्टिविटीज होंगी। So, a hospital administrator has to carry out management functions of planning। तो अब वही है कि बेसिकली आपने पढ़ा हुआ था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जनरल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जिस तरीके से आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग आपने आपने पढ़ा था ना, ये सब की मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं। विशाखा यस। और है ना, तमन्ना पढ़ा हुआ है आपने, फर्स्ट यस। ईयर में आपने मेरे ख्याल से पढ़ा था। तो वही सेम फंक्शंस, बट ये क्या है पर्टिकुलरली है हॉस्पिटल एस्पेक्ट्स में कि ऑर्गेनाइजिंग करना है तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करना है, स्टाफिंग करना है तो स्टाफिंग क्या करना है, डायरेक्टिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है, कोऑर्डिनेटिंग करना है। ये 5 चीजें आपको पता होना चाहिए। ओके, सो जैसे आपने आदमी, जस्ट ऐसा वो रिपोर्ट, एक मिनट, आप इधर से आ जाओ। ओके, सो अब हमने ये बोला था कि हॉस्पिटल क्या होता है। हॉस्पिटल एक रेसिडेंशियल एस्टैब्लिशमेंट है हु प्रोवाइड्स, कल की हमने क्लास में यही बात बोली थी ना कि हॉस्पिटल क्या होता है। हॉस्पिटल एक रेसिडेंशियल एस्टैब्लिशमेंट है विच प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म। अब हॉस्पिटल में कोई भी आदमी जो रुकता है, हमने बोला था कि ये एक सर्विसेज है। तो सर्विसेज के शॉर्ट टर्म गोल्स भी हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स भी हैं ना। लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर भी हो सकता है जिसमें ऑब्जर्वेशनल, डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक, रिहैबिलिटेटिव, हर टाइप के सारे एस्पेक्ट्स उसमें कवर हो सकते हैं, है ना। एज वेल एज इट मे आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एम्बुलेटरी पेशेंट्स ऑन अ आउट पेशेंट बेसिस। ओके, सो ये बेसिकली, सो जब हमने कल बात की तो हमने बोला था कि हॉस्पिटल एक बेसिकली अल्टीमेट इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन which provides health to people through complicated but specialized specific units, scientific equipments, and with a train। तो 3 थिंग्स इसमें बड़ा कॉमन, जब अगर बात करें तो 3 थिंग्स बहुत कॉमन है। एक, इट इज टॉकिंग अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, इट इज टॉकिंग अबाउट people and equipments, and third, it is talking about services। yes, अब यस। यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज किस टाइप की सर्विसेज हैं? यहाँ पे है जो आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज। ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है? टाइप हमने कल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, इजंट इट? यस सर। Yes. तो यहाँ पे किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। प्लस डिपेंड करता है वो ऑर्गेनाइजेशन का आप क्लासिफिकेशन क्या बना दो। जब पीपल ऑफ सर एंड इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं तो किस टाइप के पीपल हैं यहाँ पे? यहाँ पे 3 कैटेगरी अगेन पीपल हैं, जो हाईली स्पेशलाइज्ड पीपल सच एज द डॉक्टर्स। Second category of people which are your support staff like the paramedic nurse and the paramedics. And the other type of people are the मैनेजमेंट। non-medical staff, right? यस। Yes, sir. इक्विपमेंट भी दोनों टाइप के, मेडिकल इक्विपमेंट अलग और जनरलाइज्ड इक्विपमेंट, राइट। अब ये यस। सारी चीजों के बीच में आपको बेसिकली क्या करना है? मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट का जनरल मतलब क्या होता है? जब हमने बोला मैनेजमेंट, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि मैनेजमेंट का, जस्ट कहां से होगा? ओके, यस। तो जब मैंने बोला चलो ये, अब ये सारी चीजों को आपको क्या करना है?
तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, इन सब चीजों के बारे में आपको मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब फंक्शनिंग क्या है कि मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन करना है, यही आप पढ़ रहे हैं, प्रबंधन करना है। अच्छा, तो मैनेजमेंट को हमने फिर क्या बोला? सो मैनेजमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ओके, मैनेजमेंट कैन बी अगेन डिस्क्राइब्ड एज मैनेजमेंट। तो मैंने मैनेज को तोड़ा, मेन को तोड़ा। मैनेजिंग दी मेन इफेक्टिवली, टी स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव और एफिशिएंट में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज इफेक्टिव एंड व्हाट इज एफिशिएंट? हाँ विशाखा, इफेक्टिव किसको बोलेंगे? कौन सी दवाई इफेक्टिव होती है, कौन सी दवाई एफिशिएंट होती है? कब बोलेंगे ये दवाई इफेक्टिव है, कब बोलेंगे ये दवाई एफिशिएंट है? कोई भी दवाई अगर काम कर रही है पर्टिकुलर डिजीज के लिए तो इफेक्टिव हुआ। अच्छा, और और इफिशिएंट में आई थिंक बाकी फैक्टर्स भी इंक्लूड होते होंगे, जैसे कॉस्ट, जैसे अवेलेबिलिटी। अच्छा, आई थिंक सो। ये बंदा बड़ा एफिशिएंट है, इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट। एफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ टाइम, कितनी जल्दी एक आदमी काम करता है। दवाई असर कर रही है बट लेट में असर करे, एक दवाई 5 देते ही 5 मिनट। हम्म। टाइम अब एनर्जी। प्लॉट बना यस, दिमाग में यस सर। भैया, तो आपको तुरंत आपने टीपीए दे दिया, ट्रांस प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, भैया विद इन सेकेंड्स क्लॉट डिसॉल्व हो गया, बच गया आदमी। इफेक्टिव तो थी, साथ में एफिशिएंट भी थी। अब इफेक्टिव हो एफिशिएंट ना हो, क्या फायदा फिर? यार काम तो करता है आदमी बट बहुत स्लो है यार, इजंट इट? हम्म। तो पर्सन शुड बी बोथ इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट, तब उसका कंप्लीट। सो मैनेजिंग द मेन कैन बी रिप्लेस बाय रिसोर्सेस। अब वो रिसोर्स क्या क्या हो सकते हैं? वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स हो सकता है, वो ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो सकता है, वो इक्विपमेंट रिसोर्स हो सकता है, वो आईटी रिसोर्स हो सकता है। इट कुड बी एवरीथिंग, इजंट इट? तो वो यस सर। प्रबंधन कहलाएगा फिर, कि भैया बढ़िया है आदमी। और ये प्रबंधन को करने के लिए क्या चीज चाहिए आपको? ये प्रबंधन कब होगा? प्रबंधन। प्रबंध जो तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? हम्म। चिकित्सा प्रबंधक, है ना? अच्छा। ओके। चिकित्सा प्रबंधक हो गया ना भाई। भाई अच्छा वो अच्छा। तो करता धरता है पूरे अस्पताल का, हम्म। ठीक है। तो अल्टीमेटली उसको क्या चीज, इसको करने के लिए सबसे पहले उसको प्लानिंग आना जरूरी है, उसको ऑर्गेनाइजिंग करना जरूरी है। जब सबसे पहले तो प्लान करोगे भाई, मेरे को यार करना क्या है ये। अरे डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे अस्पताल ये नर्सेस की बड़ी कमी हो जा रही है। अच्छा, यार ओणम के टाइम पे पूरा आईसीयू जो होता है वो बिल्कुल ही तितर बितर हो जाता है, क्योंकि सारी नर्सें जो होती है केरला चली जाती हैं वो हम्म। ओणम मनाने के लिए। फिर अब हम क्या करें भाई, आईसीयू में पेशेंट की अगर शॉर्टेज हो जाए, तो आपके दिल्ली वाली तो नर्सें इतनी एफिशिएंट नहीं है, वो तो केरला वाली नर्सें, तो मैं क्या करूं? आ रहा है बात समझ विशाखा, तमन्ना? यस सर। यस सर। सो प्लान वेल बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट द प्लान वेल। अरे भैया मेरा अस्पताल का ये डिपार्टमेंट है, अगले 6 महीने में कंप्लीट होने वाला है, 3 महीने में, अगले 2 महीने में। भाई लोग आपने पहले सोचा आपने कि कितने आपको लोगों की दरकार है? आपने फोरकास्टिंग बनाई, आपको कितने लोगों की जरूरत होगी? आप कितने डॉक्टरों से पहले शुरू करोगे? आप कितने बेड से पहले शुरू करो? तो प्लान, हर चीज में प्लानिंग है पहले। हम्म। अब जब प्लानिंग है तो फिर आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगी चीजों को। हम्म। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, हो गई ना सारी चीजें। हम्म।
अब वो चाहे आप HR की बात कर लो, आप IT की बात कर लो, आप फाइनेंस की बात कर लो, सब चीजों में, इसलिए ये इतना कॉम्प्लेक्स होता है। सुनने में बड़ा इजी लगता है, बट जब एक एक मतलब सिस्टम को पकड़ के बैठोगे तो वो लगेगा बाप रे बाप, बिल्कुल मतलब दिमाग का दही हो जाता है। ओके, क्योंकि इसके लिए आपको देखो, एक MBBS जब करता है आदमी, तो नॉर्मली अस्पताल में आपने देखा होगा, एक डॉक्टर जो होता है वो बोलता है यार मैं सबसे सीनियर हूँ, मैं बनूंगा यहाँ का वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट। बट पहले ये चीजें चल जाती, आजकल इसलिए नहीं चलती क्योंकि देखो, एक डॉक्टर जब पढ़ाई करके आया है, उसने सबसे पहले प्री क्लिनिकल पढ़ा, एनाटमी पढ़ी, फिजियोलॉजी पढ़ी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, फिर उसने पैरा क्लिनिकल पढ़ा, उसने पढ़ा पैथ पढ़ी, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी, फिर उसने क्लिनिकल पढ़ा। बट उसने कभी ये पढ़ा कि अकाउंट्स की बुक्स कैसे देखते हैं? उसने कभी ये पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, लोगों को आप गाइड कैसे करोगे, लोगों को का मोटिवेशन कैसे बनाओगे, लोग आपके लिए काम क्यों करें, लोगों को मोटिवेट कैसे करोगे, लोग आपके लिए लीड क्यों करें? उसने कभी ये पढ़ा कि भाई आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे करोगे? उसने कभी ये पढ़ा कि ऑपरेशन सिस्टम में अगर पेशेंट को, मतलब पेशेंट आके क्लिनिक के बाहर अगर अगर 2-2 घंटा वेट कर रहा है तो इसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करना? क्योंकि उसने कभी मैनेजमेंट की पढ़ाई की नहीं थी। इसलिए ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया बन गया, क्योंकि इसके लिए आपको स्पेशल टाइप के स्किल सेट चाहिए। इसके लिए आपको मैनेजमेंट पता होना चाहिए, आपको IT पता होना चाहिए, आपको फाइनेंस पता होना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए। फिर आपको जब वो सारी नॉलेज को लेके आप अपने मेडिकल साइंस के नॉलेज के साथ में क्लब करके उस उन पर्टिकुलर इश्यूज को समझोगे, प्लानिंग को समझोगे, सर्विसेज को समझोगे, लोगों के माइंडसेट को समझोगे, फाइनेंसेस को समझोगे, सस्टेनेबिलिटी को समझोगे, तो आप एक इफेक्टिव हॉस्पिटल मैनेजर बने। समझ गए? यस सर। ओके, तमन्ना क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो अल्टीमेटली दे ऑल कोऑर्डिनेट फॉर द कॉमन गोल्स। सबके लिए कॉमन गोल। अब इतनी बड़ी टीम, 100 बेड का अस्पताल, एक मतलब 100 बेड का अस्पताल, 400 एम्प्लॉय, सबको साथ में लेके चलना। यहाँ परिवार के अंदर 4 लोग, एक अगर घर का मुखिया, वो 4 लोगों को तो संभाल नहीं पाता, है ना? हेड ऑफ द फैमिली, बीवी कल को उसके नाराज हो जाती है, बेटा उससे नाराज होता है, बहू उससे नाराज होती है, बच्चे कहीं और भाग जाते। तो सोचो अगर एक बड़ी संस्था जिसके अंदर मतलब 200, 400, 600, 800 लोग काम कर रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज करोगे? इतना आसान तो नहीं है। और ऊपर से उन लोगों की हेल्थ के बारे में, क्योंकि अगर हेल्थ गड़बड़ कर गई तो भैया रेपुटेशन भी जाएगी और बहुत कुछ चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इजंट इट? यस सर। ओके, तो इसलिए ये बहुत इतना इम्पोर्टेंट है। Okay. ओके, ओके। सो जैसे हमने बोला था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, नॉन गवर्नमेंट में आपके कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो गए, नर्सिंग होम्स हो गए, वॉलंटरी हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है ना? अब हमने ये यस। बातें की थी ऑलरेडी कल कि भाई अलग अलग टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं। तो अब अगर आप खुद ही मालिक हो, आपका ही अस्पताल है, तब तो कोई बात ही नहीं। बट अगर आप खुद मालिक नहीं हो, आप गवर्नमेंट में विभाग में काम कर रहे हो, तो फिर तो क्या है, गवर्नमेंट में तो जो क्लास 4 एम्प्लॉय है ना, जो कूड़ा बिनता है, वो भी अपने में ही बॉन्ड आदमी है। वो कहता नहीं करता मैं सफाई, कर ले भाई, क्या कर सकता है? कहते ज्यादा भाई सस्पेंशन का वही तो करोगे, कुछ दिनों के लिए मेरी छुट्टी तो करोगे। करते हैं ना, अस्पतालों के आगे सफाई करते ही नहीं है, भैया हमारी मांगे पूरी करो। हाँ विशाखा, होता है ऐसा, यस सर। है ना? और उसके बाद में हॉस्पिटल में क्या है, इनपुट। अब इनपुट क्या है, लोगों से इनपुट है,
उन प्रोसेसेस से इनपुट है, फिर उसके प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, और फिर आउटपुट निकल के आता है। तो ये बेसिकली सो एडमिनिस्ट्रेशन जब आप की बात करते हो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो एक मैनेजरियल एक्टिविटी का पार्ट है, on a planned and scientific basis is necessary for the smooth running of every institution including the hospital. In order to perform its functions efficiently, hospital must be organized and administered in a scientific manner. ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, चीजों को साइंटिफिकली देखने की जरूरत है, उसको काम करना भी साइंटिफिकली आना चाहिए। सो इस वजह से क्या है कि जितना भी स्टाफ है वो एडिक्वेटली ट्रेन होना चाहिए ना। ओके, टाइम टू टाइम जो हॉस्पिटल सर्विस है उसको आपको प्रॉपरली देखना पड़ता है, उसकी सारी चीजों को मॉनिटर करना पड़ता है, मॉनिटरिंग के टूल्स क्या क्या होंगे। इसलिए एनएबीएच आजकल सो मच मैंडेटरी बना दिया है, क्योंकि अगर एनएबीएच अगर नहीं मैंडेटरी बनाओगे तो होगा क्या कि हॉस्पिटल का कोई मापदंड नहीं रहेगा। वही चीज गवर्नमेंट ने अपने पास में एनक्वास के हिसाब से कर ली है। So the optimum use of resources is only possible with an efficient and professionally competent administration. अब वो एडमिनिस्ट्रेशन का अगर जो हेड है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, एएमएस है, डीएमएस है, एमएस है, अगर खुद वो काबिल आदमी होता है तो नेचुरली वो ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत स्मूथ तरीके से चलता है। हॉस्पिटल्स हैव लैग्ड फायर बिहाइंड अदर बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री इन डेवलपमेंट ऑफ द, क्योंकि ये पहले क्या है कि अपने तरीके से चलता था। अब डॉक्टर बोलता था अरे हम तो डॉक्टर हैं, हम अपने हिसाब से जानते हैं मरीजों के लिए क्या है। और पहले वो क्या एड हॉक अरेंजमेंट कर लेते थे, कुछ जगहों में परमानेंट स्टाफ नहीं होता था, सपोर्ट स्टाफ से ही काम चला लेते थे। बट उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा इश्यूज कई टाइम खड़े हो जाते हैं। और आजकल क्या हो गया है कि जो कॉन्सेप्ट चल रहा है हॉस्पिटल्स में, दैट इज पेशेंट सेंटर्ड केयर। हर चीज के सेंटर में पेशेंट है, हर चीज पेशेंट के हिसाब से। सो आपको ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो पेशेंट के लिए फ्रेंडली हो। आपको पेशेंट की नीड्स को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। आपके उसके चाहे इमोशनल नीड्स हैं, क्लिनिकल नीड्स हैं, पेशेंट की सेटिस्फैक्शन का इशू है, पेशेंट के एजुकेशन का इशू है, पेशेंट के कम्युनिकेशन का इशू है, उसके हिसाब से आपके पास में हर वो टूल मौजूद होना चाहिए आपके डिपार्टमेंट में जिस जो आपको ये क्वांटिफाई करके दे, मेजर करके दे कि वो सेटिस्फाइड है तो कितना सेटिस्फाइड है। अगर उसको एजुकेशन में आप इन्वॉल्व कितना कर रहे हो, आप उसको एजुकेट कितना कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन आपका टू वे कम्युनिकेशन है जस्ट वन वे कम्युनिकेशन है, आप उसकी इमोशनल नीड्स को कितना समझ पा रहे हैं, आप उसके क्लिनिकल नीड्स को कितना समझ पा रहे हैं, है ना, और आप किस तरीके का एनवायरनमेंट उसको देते हैं। और इस चीज को करने के लिए आपको नेचुरली एक हॉस्पिटल के जितने, मैंने आप बोलता हूँ हमेशा कि एक हॉस्पिटल में 42 डिपार्टमेंट्स हैं। अब वो 42 डिपार्टमेंट्स कहाँ से आए? वो डिपार्टमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ कि आपके जितने हॉस्पिटल में मेन डिपार्टमेंट्स हैं उसके। अब जैसे मार्केटिंग है कोई, अब सपोज मैं आता हूँ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, तब सबसे पहले तो प्लानिंग ही आ गई। दूसरा है कि एनवायरनमेंट कैसा है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ कैसे आप करोगे, मटेरियल्स मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है। अब मार्केटिंग सपोज आप जो पब्लिक रिलेशन लिखा हुआ है, या सॉरी यहाँ पे मार्केटिंग ऑफ हेल्थ है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये जैसे मार्केटिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज, अब देखिए मार्केटिंग एक हॉस्पिटल में 3 टाइप की मार्केटिंग होती है। एक होती है रेफरल मार्केटिंग, जहाँ पे आपने बोला भैया देखो तुम हमारे अस्पताल में मरीज को रेफर करो का हम आपको कमीशन देंगे। दूसरा होता है कॉर्पोरेट मार्केटिंग। कॉर्पोरेट मार्केटिंग में क्या होता है, हॉस्पिटल वाले बोलते हैं भैया, एयरटेल के पास जाता है मैनेजर, कहता है कि भाई मैं अपोलो हॉस्पिटल में मार्केटिंग मैनेजर हूँ, कॉर्पोरेट मार्केटिंग मैनेजर हूँ सर, आपका टाई अप हमारे, क्योंकि आपके तो ऑलरेडी यहाँ पे 2000 एम्प्लॉयज हैं, आप प्लीज हम आपके लिए स्पेशल पैकेज आपको देंगे, पर और आपके कभी भी कुछ आदमी को दिक्कत हो जाए तो आप हमारे तुरंत हॉस्पिटल में भेजिए, और आपका जो है डे 1 से जो है कॉर्पोरेट में कार्डियक और सब चीज क्लियर है, मैं आपको बेस्ट ऑफ द सर्विसेज दूंगा। तो उसके एवज में आप सोचिए जहाँ पे आपके 2000 3000 4, तो अपोलो हॉस्पिटल के साथ में से आपका टाटा ग्रुप का ने टाई अप कर लिया, तो टाटा के तमाम जो मतलब कंपनीज के वो हैं, कुछ भी अगर हो जाता है और आपका अपोलो पूरे इंडिया में है तो कभी भी अगर हो जाए तो वो उसमें इलाज कराएंगे जिसमें उसको सब्सिडाइज रेट। तो ये तो प्रोबेबिलिटी की बात है कि आपको वो बोलेगा कि आप टाटा का अपना कार्ड लेके आइए और अपना इंश्योरेंस वो दिखाइए और आपको वो हो जाएगा। तो नेचुरली आपको कॉर्पोरेट, तो अगर आप
कॉर्पोरेट मार्केटिंग में हैं और आप इस तरीके से आप 2000 एम्प्लॉय एक एक कंपनी में, ऐसे करके अगर आप 10 कंपनीज का अगर काम उठा के ले आते हैं तो आप सोचिए आप कितना रेवेन्यू लेके आएंगे। थर्ड जो है वो होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग, की पेशेंट बांग्लादेश से, श्रीलंका से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, अफ्रीका से इंडिया में आ रहा है, क्योंकि हेल्थ केयर यहाँ पे सस्ता है, 1/10 कॉस्ट में वहाँ पे होता है, तो वो फिर एक हॉस्पिटल के लिए रेवेन्यू लेके आ रहा है। एट द सेम टाइम इलाज बहुत मुकम्मल बढ़िया हो रहा है और सस्ता हो रहा है। तो भाई, तो ये मार्केटिंग के एक ही हॉस्पिटल में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। इज इट क्लियर? यस सर। उसी तरह क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, एनएबीएच हो गया। अब आपका हॉस्पिटल एनएबीएच है या जेसीआई है? अगर एनएबीएच है तो आपको एनएबीएच की सारी गाइडलाइंस बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ हो जानी चाहिए। अगर आप जेसीआई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो, और अगर आप वाकई में इंटरनेशनल हॉस्पिटल या विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो आपको जेसीआई पे कंठस्थ बनाना होगा। अब तुम में से अगर किसी ने कल को बोला मेरा सर हम क्या दुबई में नौकरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्वालिटी मैनेजर बन सकते हैं? बिल्कुल है। बस बशर्ते जेसीआई पूरा मतलब जबानी याद होना चाहिए कि क्योंकि जो वो इंटरव्यू लेने वाला बोर्ड हो वो बोलेगा अच्छा आपने जेसीआई में काम का, अच्छा बताइए अगर ये कोड 3 में अगर इस तरीके से स्ट्रोक का पेशेंट आ जाएगा, एज अ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या करोगे? एज अ क्वालिटी मैनेजर आपका क्या रोल होगा? आपको किसको डायरेक्शंस देने हैं? आप क्या चीज को एग्जीक्यूट करोगे? लाइक दिस। इज इट क्लियर? जेसीआई सर। जॉइंट कमीशनिंग इंटरनेशनल, मतलब हेल्थ एक केयर में भी इंटरनेशनल वही, स्टैंड। हाँ, हेल्थ केयर में भी वही है, सेम है। हेल्थ केयर में वही है और क्या। जेसीआई जो है पूरी दुनिया में जेसीआई चलता है, सऊदी में जेसीआई चलता है, ये यूएस में जेसीआई चलता है, मतलब यूके में भी जेसीआई के वो है, जो प्राइवेट बॉडीज हैं वो सब जेसीआई। गवर्नमेंट बॉडीज में हर कोई, जैसे सऊदी में एक और एक बॉडी है उसको सिपाही बोलते हैं, सिपाही एक्रेडिशन। तो सिपाही अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हो तो बोलेगा सिपाही एक्रेडिशन के बारे में नॉलेज है या नहीं, क्योंकि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो भैया आप यहाँ पे हॉस्पिटल में कैसे करके क्वालिटी मैनेजर बनाओ? ओके। हम्म, तो इस तरीके से बेटा सारी चीजें हैं। तो ये सब जो है आपके फंक्शनिंग का पार्ट हो जाता है। और अगर आप पब्लिक हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो फिर क्या आपको ये देखना है कि आपका हॉस्पिटल कैसे करके पीएचसीज को कैसे इंटीग्रेट करता है अपने सिस्टम में, प्राइमरी हेल्थ केयर को वो दूसरी एनजीओ के साथ में कैसे को रिलेट करता है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस का प्रोग्राम चल रहा है आपके यहाँ पे, तो आपका हॉस्पिटल ट्यूबरक्लोसिस के जो एनजीओ काम कर रहे हैं उसके साथ में किस तरीके से इंटीग्रेट हो रहा है। आपका हॉस्पिटल कम्युनिटी में लोगों को कैसे जागरूक कर रहा है इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल सर्विस, उसकी प्लानिंग कैसे कर रहा है, आउटरीच प्रोग्राम को कैसे लागू कर रहा है, हेल्थ कैंप्स कैसे करवा रहा है, सर्जरी के कैंप्स कैसे करवा रहा है, इम्यूनाइजेशन के कैंप्स कैसे करा रहा है। तो वो फिर आपका जो दायरा हो जाता है वो ज्यादा कम्युनिटी, तो कल आपको इस तरीके का एक्सपीरियंस हो, इसके बेसिस पे आप WHO यूनिसेफ वगैरह में तुमने इस तरीके की काफी चीजें देखी होंगी विशाखा नेपाल के अंदर, क्योंकि नेपाल में तो इतना कॉर्पोरेट है नहीं, और नेपाल के अंदर अंदर ह्यूज फंडिंग आती है बाहर से, यस सर। है ना। यस वही सर। चीज तमन्ना है, कलकत्ता में भी है, बंगाल में भी है, कि बंगाल में बहुत सारा एनजीओस काम करती हैं रूरल लेवल पे। और वहां यस पे क्या सर। है कि है ना वो मतलब सरकारी हॉस्पिटल्स के साथ मिलके या एनजीओस के साथ मिलके वो सर्विसेज वो टाई अप करता है। टाई अप करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ अ हॉस्पिटल इज सर्विस टू द पीपल। तो बेसिकली क्या प्रोडक्ट देते हैं हॉस्पिटल? सर्विसेज हैं भाई। सर्विसेज किस तरीके के हैं? हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। सो द नेचर ऑफ डिमांड वॉलेंटरी होता है, डिसीजन इज मेड फॉर द पेशेंट, एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ही में सजेस्ट न्यू न्यू वैल्यू सिस्टम्स आपको बनाना पड़ता है, आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेशेंट्स में इनकाउंटर मेनी डिफरेंट पर्सनल, अब वो रूम टू रूम जा रहा है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। अब एक हॉस्पिटल का रोज मतलब जिंदगी मौत हर के, तो डॉक्टर के लिए ये चीजें बड़ी आम है, बट मे भी दूसरा जो मरीज है उसके लिए इतनी आम नहीं है, क्योंकि एक हॉस्पिटल क्या है, रोज लाइफ सफरिंग रिकवरी डेथ रोज देख रहा है।
और इसको करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो पर्सनल है वो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ उसको स्किल सेट चाहिए, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके ट्रेड्स क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, एबिलिटीज क्या है, उसके स्किल सेट्स क्या है। ओके, यस सर। so matter of need, a hospital deals daily with life, all these things, है ना। और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग ऑन, अब देखो अगर आप हेल्थ केयर को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अगर देखें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रिटेल सेक्टर, कमर्शियल, तो बिल्कुल ही अलग डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, है ना। फिर मोटिवेशन करना, अब जैसे कोविड में लोगों को बोला, नर्स को पता है मेरी जिंदगी जा सकती है, उसके बावजूद भी नर्स तो काम करते रहे ना कोविड के टाइम पे। डॉक्टर को पता है कि भाई मेरी जिंदगी जा सकती है, फिर भी काम किया ना, है ना। तो ये इस तरीके के और फंक्शंस हैं अलग अलग। अब आपको पता है कि हॉस्पिटल्स के बेसिकली फंक्शंस क्या है, मैंने आपको जैसे बताया था, टू प्रोवाइड केयर फॉर द सिक एंड द इंजर्ड। अब अकोमोडेटिंग टाइम, अब जब इन टर्म्स ऑफ जब आप उसको अकोमोडेट करोगे, अब देखो फिजिकल कंडीशन वाइज दो टाइप के केयर को दो पार्ट में आपने डिवाइड किया, फिजिकल कंडीशन और एक हो गया क्या आप फैसिलिटी दे रहे हो, दूसरा पैसा। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हॉस्पिटल्स में, क्योंकि अब आप फिजिकल कंडीशन में पेशेंट को आईसीयू में रखना है या उसको आइसोलेशन में रखना है या उसको जनरल वार्ड में रखना है, फिर उसके बेसिस पे फाइनेंशियल की डिलक्स रूम दोगे, सिंगल रूम दोगे, जनरल वार्ड दोगे, है ना, डिपेंडिंग ऑन। आजकल तो अब जैसे फोर्टिस दिल्ली वाले में जो वीआईपी एरिया है, पर डे का पता है उसका चार्ज कितना है? हाँ विशाखा, 10,000। फोर्टिस अस्पताल जो दिल्ली का है, 10 गुड़गांव, 20 में होगा। गुड़गांव फोर्टिस का जो वीआईपी जो एरिया है जहाँ पे मतलब अच्छे सेलिब्रिटीज वगैरह रुकते हैं, तो कितना 1 हो लाख सकता होगा है? पर 1 लाख। 1 लाख। अच्छा तमन्ना, तुम्हें कुछ आइडिया? सर आई थिंक पर डे 50,000। पर डे है 6.5 लाख। ठीक है। जहाँ पे आके सलमान खान रुका था। ओके, 6.5 लैक्स प्लस वैट वैट मिलाएंगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, 7-8 लाख रुपए पर डे का रूम रेंटल है। मतलब आप समझ लो, तभी वो 5 स्टार होटल से कम नहीं है। और ये अमूमन हर एक जगह की कहानी है। मैं हैदराबाद में गया, यशोदा हॉस्पिटल, मतलब 10वें फ्लोर पे बाहर ऐसा टेरेस बनाया हुआ है, पेड़ पौधे लगा के, आपको लगेगा ही नहीं कि आप 10वें फ्लोर पे हो, आपको लगेगा आप ग्राउंड फ्लोर पे। पेशेंट के जस्ट रूम के बाहर एक पीछे, मतलब 10वें फ्लोर पे पेशेंट के रूम के बाहर से डोर निकाला और बाहर एक गार्डन, गार्डन में पेड़ लगे हुए हैं, अभी पक्षी 5 चहचहा स्टार रहे। फीलिंग देते हैं हॉस्पिटल्स भी। हाँ 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स की तरह फीलिंग बिल्कुल, देते हैं। हेलीपैड है, सब कुछ ऐसा कर दिया भाई। भाई क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह भाई है कि वो कहेगा कि भाई मेरे को एकदम टॉप क्लियर फैसिलिटी चाहिए, ये है, तो आपको करना पड़ेगा। बीमार तो कोई भी पड़ सकता है ना भाई, जब इंसान की जिंदगी है तो बीमार तो पड़ ही सकता है। अब हाई फाई लोगों के लिए हाई फाई ट्रीटमेंट है भाई, वो अलग बात है कि 8 लाख 7 लाख 8 लाख कितने लोग पर डे का दे सकते हैं इलाज के लिए। अब जिसको 10 दिन भी रुकना पड़ जाए तो 80 लाख, 1 करोड़ रुपए तो लोगों की तनख्वाह नहीं होती भाई सारी जिंदगी की। नहीं, यस सर। तो वो है। अब वो डिपेंड करता है कि भाई आपके हॉस्पिटल में स्टाफ, अब जैसे सऊदी के अंदर ये पहले ही पूछते हैं, अगर जो टॉप, यहाँ पे पता है एक एवरेज जो अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ पे टॉप क्लास फॉरेन क्या कहते हैं ट्रेन डॉक्टर्स, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है सुलेमान हबीब, और एक है हॉस्पिटल नेशनल गार्ड्स, उसके अंदर मेट्रो चलती है पूरे हॉस्पिटल के अंदर। कितना बड़ा है, एम्स का 7 गुना है। ओह माय गॉड। ठीक है। और एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, प्रिंसेस नूरा, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फीमेल यूनिवर्सिटी, ओनली फीमेल यूनिवर्सिटी,
उसके अंदर भी मेट्रो चलती है, इतना बड़ा, देखना नेट के ऊपर, प्रिंसेस नूरा। प्रिंसेस और यहाँ नूर। पे हाँ, और उसका भी अपना हॉस्पिटल है, बहुत खूबसूरत, बहुत मतलब देखने लायक यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास। और एक यहाँ पे हॉस्पिटल है सुलेमान हबीब, वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सऊदी का। और उसके अंदर एवरेज जो तनख्वाह है डॉक्टर्स की, पता है कितनी है? 5 लाख। कितनी हो सकती है तुम्हारे हिसाब से? दुबई में तो 5 लाख वगैरह तो नॉर्मल सैलरी रहती है। आई, यहाँ पे यहाँ पे जो है एवरेज सैलरी पर मंथ की किसी भी डॉक्टर की है, वो करीब 20-22 लाख रुपया है महीना। उधर एक्सपेंडिचर भी तो वैसा ही होता होगा ना। एक्सपेंडिचर अपनों को, उसके अलावा पर्क्स भी हैं। अब हम्म। एक्सपेंडिचर फिर भी भाई, अब कितना एक्सपेंडिचर कर लोगे? बट क्या है कि नॉन टैक्सेबल इनकम है एक तो, हम्म। वो है। बट उसमें क्या है कि आप यूएस से, कनाडा से इस ट्रेनिंग करके आए हुए होगे, आपका ये आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए, तो उस तरीके से है। हम्म। तो वही कह ना, दे रिसीव ट्रेनिंग इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस, हाईली ट्रेन्ड पर्सन है, इस तरीके के लोग हैं। उसी तरीके इंडिया में भी बहुत है, और इंडिया में यही तरीके के फैसिलिटीज, जो आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिल जाएंगी एट 1/10 ऑफ अ कॉस्ट, यही फर्क है। बट यहाँ पे क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्योंकि आबादी कम है, 4 करोड़ की आबादी है कुल। 4 करोड़ की आबादी के हिसाब से जो इनकम है वो है करोड़ों में। हम्म। तो इसलिए लाइफस्टाइल, जो अब यहाँ पे मुझे 30 किलोमीटर ट्रैवल करने में, 30 किलोमीटर ट्रैवल करने में लगता है 15 मिनट, बाय योर ओन कार और बाय मेट्रो। बाई माई ओन कार, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रोड्स तो 120। चौड़ी चौड़ी रोड्स, 100। बहुत सारे, मतलब मस्त है हाँ, रोड तो उधर। एकदम एकदम वो सब चीजें हैं। तो अब आप ये लोग, तो जब आप इस तरीके से वो करोगे तो अब आप, तो जब मैं इंडिया में आता हूँ मैं परेशान हो जाता, अरे बाबा वहाँ 30 किलोमीटर जाने में ही आदमी को 1.5 पौने 2 घंटे लग जाते, क्योंकि ट्रैवल में ही आदमी थक जाएगा। हाँ। तो ये डिफरेंस है बेटा, समझ रहे हम्म। लाइव जो। तो ये मैं तुम्हें पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, चीजों को ना देखने का नजरिया ये हम्म। है। फिर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन। अब ये है कि दे कैन ट्रीट पेशेंट्स फॉर, क्योंकि देखो इंडिया हमारे क्या है, साउथ ईस्ट एशिया में क्या प्रॉब्लम है, इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। मतलब गवर्नमेंट के लिए आपकी मेरी जिंदगी, मतलब वी आर शिट, अटर शिट फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको बोलेगी भैया अगर कमा रहे 40% हमको टैक्स भर दो, आपने टैक्स दे दिया, इनकम टैक्स देने हम्म। के बाद उसके बेसिस पे आपको जो सड़क मिली, आपको जो स्कूल मिले, आपको जो हेल्थ केयर मिला, वो भी आप खुद खरीद के ही कर रहे हो। तो मतलब आप जो दे रहे हो उसका कोई रोल नहीं है एक्चुअली। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ा इशू है। अब्रोड कंट्रीज में टैक्स पेयर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्कूल्स फ्री है टैक्स बच्चों के। आप दे रहे हो बट गवर्नमेंट अकाउंटेबल है यहाँ। हम्म। इंडिया में तो ऐसा है कि भैया जो टैक्स भरा वही सबसे बड़ा मूर्ख ज्यादा पैसे कमाना एक्चुअली इट्स अ क्राइम है। है। नहीं, वो कमाते हैं भैया, आप मंत्री संतरी हो, आपके पास में ब्लैक का बहुत पैसा है, आपने बोरों में पैसा भरा हुआ है, गद्दों में दबाया हुआ है, तो बस वो है। आप अगर पॉलिटिकल पार्टी का संरक्षण है, कोई इशू नहीं है, आपके बच्चे फ्लरिश कर जाएंगे। मतलब बहुत डाइकोटमी है, अगर आप थोड़ा सा समाज के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, हम्म। तो कल को आप अपने बच्चों के भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, कि देखो आपकी जनरेशन ने तो बियर कर लिया, फ्यूचर में कल हम्म। को आप सोचोगे, आप हमेशा आपको लगे नहीं यार बाहर ही निकल जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं हम्म। है, कुछ नहीं नेपाल बदल में तो भी ज्यादा लोग बाहर जा रहे हैं आजकल, कोई भी नहीं रहा। रुकता वहां पे। कोई नहीं रुकता, इसलिए नहीं रुकता क्योंकि उनको भविष्य नजर ही नहीं आता ना, हम्म। वो स्ट्रगल कभी खत्म ही नहीं होगा। खत्म ही नहीं होता। तो चैलेंजेस क्या हैं किसी भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, कि भाई बिजनेस एंड प्रोफेशनल लीडर्स हुआ। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप अगर किसी एनजीओ का अस्पताल चला रहे हैं,
तो भाई नेचुरली वो उसका जो ट्रस्टी होगा वो चाहेगा कि मेरे हिसाब से देखो, ठीक है ना। अगर आप बहुत एफिशिएंट है, बोले कि भैया ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी संस्था है, मेरे हिसाब से चलो आप, तो आपका क्लैश हो सकता है उस बंदे के साथ में। डॉक्टर्स के साथ में आपका, अगर आप चाह रहे हैं कि चीजें ऑनेस्टली की जाए, डॉक्टर बोल रहे हैं भैया हमें नहीं करना, तुम ज्यादा हीरो मत बनो, क्योंकि आपके वो कलीग्स होंगे, आपको उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर, आपको बस एसओपी दे रही है कि आपको ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, वो सच में आपके जो हुक्मरान है, जो मालिक है अस्पतालों के, वो सच में इसको, अब वो चाहते तो हर कोई बंदा बात तो करता है भैया बिल गेट्स की, और उसकी करनी जो है वो अंबानी जैसी है, फिर कैसे होगा काम, है कि नहीं। तो ये सब चीजें जो है, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है बेटा। तो वही है कि हॉस्पिटल्स में ये एक बहुत हर दिन के चैलेंजेस हैं। एकेडमिशियंस हैं, आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, आप ईमानदारी से चलना चाहते हैं, आप मैच करना चाहते हैं, बट वही आपके यहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं करता है। लेबर्स डिमांडिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ले आपको अब आपको सैलरी उसके हिसाब से मिलनी चाहिए, बट आपको मिलती नहीं। कहता भैया यहाँ पे खातों में चढ़ाओ, आपको 40,000 रुपये मिल रहे हैं, फिर वापस आपको 40 आपके अकाउंट में घुमा के आपको बोला 20 अपने पास रखो, 20 हमें वापस कर दो, ठीक है, तो करते हैं। फिर उसके बाद में ट्रस्टीज ऑफ हॉस्पिटल्स एंड दे हैव विद देयर ओन मास्टर्स एंड दे आर ऑपरेटिंग विद नो रेस्ट्रेंट सो फार। उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा होता नहीं है, और अगर जहाँ पे उनको कोई प्रोफेशनल आदमी मिल जाए तो उनको लगता है कि थ्रेट हो रहा है उनको। तो एज अ मैनेजर, अगर कल को आपको हॉस्पिटल को बनाना है, अगर आप सोचते हैं भाई मेरा सर मैं अपना हॉस्पिटल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आप पहले सपना देखते हो, फिर आप उसको पायलटिंग करोगे, आप सोचेंगे कौन लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे, शहर में खोलोगे गांव में खोलोगे, जमीन कहाँ से मिलेगी, और उसके बाद में एक हॉस्पिटल डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करोगे, एक प्रिलिमिनरी सर्वे कैसे कराओगे, एक फर्म को कैसे कंसल्ट उसका उसको अपॉइंट कैसे करोगे, उसके अंदर एक हॉस्पिटल आर्किटेक्ट या इंटीरियर डेकोरेटर कैसे लोगे, जो क्लर्क जो काम करेंगे रोज रोज उसको एग्जीक्यूट करने में वो कहाँ से लोगे, फंड्स कैसे लेके आओगे, अकाउंट्स वाले को कैसे अपॉइंट करोगे, गवर्निंग बॉडी कौन होगी, जो सामान परचेज करना है उसको किस तरीके से करोगे, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कैसे बनाओगे, लाइसेंसेस कैसे लोगे, जैसे सरकार से लाइसेंस लेना है, जमीन आपने गांव में जमीन ली तो गांव की जमीन को फिर आपने लेने के बाद सीएलयू करवाया उसका, कमर्शियल लैंड यूज, क्योंकि वो तो एग्रीकल्चर लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड से कमर्शियल लैंड में कैसे कन्वर्ट कराओगे। उसके बाद में जो लाइसेंसेस लेने हैं, टाउन प्लानिंग वाले से कैसे क्लियरेंस लोगे, इससे एटलीस्ट 14-15 क्लियरेंसेस लेनी होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स। तो ये देखने में बड़ा इजी लगता है, सुनने में बड़ा रोज ही लगता रहे मैं हॉस्पिटल, पर आदमी का तेल निकल जाता है एक अस्पताल खोलने में। हाँ। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट हेड्स, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ, फिर एक बार अब चलो ठीक है, अब अस्पताल भी बन गया, फिर आप नए एम्प्लॉय लेके भी आप आ गए, फिर उसको आप ओरिएंट कैसे कराओ, आपके लिए सभी क्यों मेहनत करे, कौन कौन आपके एचओडी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, उनसे आप मीटिंग करोगे, ट्रायल हॉस्पिटल को ट्रायल पे चलाओगे, साइनेजेस वगैरह को फिक्स करोगे, फैसिलिटेटर्स वगैरह को फिक्स करोगे, हॉस्पिटल को टेक ओवर कर लिया, उस पर ड्राइंग ले लिया, फिर देखा कि कैसा अस्पताल चल रहा है, अगर बढ़िया चला तो फ्यूचर को एक्सपेंड कैसे करोगे, कमीशनिंग कैसे करोगे, इनॉग्रेट कैसे करोगे, सारी चीजें, ये 27 एक्टिविटीज है। और हॉस्पिटल में जो 40% जो कॉस्ट जाती है ना बेटा, वो सामान खरीदने में जाती है, इक्विपमेंट कॉस्ट, मेडिकल इक्विपमेंट, जो आपका टोटल बजट होता है उसका 40% इक्विपमेंट लेके चला जाता है। इसलिए कौन सी कंपनी के इक्विपमेंट लोगे, कहाँ से लोगे, कितने लोगे,
ताकि ये ना हो कि भैया पैसे को ब्लॉक कर दिया, कल को ये सामान इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, फिर क्या करोगे, है ना। हाँ तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, व्हेन टू बाय, व्हाई टू बाय, व्हाट फ्रॉम whom to buy, for how much to buy, what you don't need for a higher price and the wrong time, buying the right equipment for the lowest price for the right reasons at the right time, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब वर्ड्स, क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट तो हर हर डिपार्टमेंट में होगी ना। Hospital planning is not complete if careful attention is not given to the fixed and the movable equipment. अब इसके अलावा हॉस्पिटल को रोज मर्रा में चलाने के लिए आपको फूड चाहिए, हॉस्पिटल की अपनी इन्वेंट वो चलती है, डाइटरी डिपार्टमेंट है, आपको पेट्रोल चाहिए, मरीजों को लाना, ड्रग्स चाहिए, ड्रेसिंग चाहिए, पेपर चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म चाहिए, साबुन चाहिए, बाथरूम में इक्विपमेंट्स चाहिए, अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग एंड ग्राउंड्स है, लॉन्ड्री है, पब्लिक वेटिंग। अब देखो कितना कॉम्प्लेक्स है, नहीं। हाँ फिर लॉन्ड्री सिस्टम हो गया, लिनन हो गया, उसके बाद इन सारे लोगों के साथ में मिलना, मेडिकल स्टाफ से मिलना, इक्विपमेंट स्टाफ से मिलना, वो करना, सब चीजों को देखना, ये सब। फिर आर्किटेक्ट वगैरह की इन्वॉल्वमेंट ये है बेसिकली, ये इतना रेलिवेंट नहीं है अभी, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। आर्किटेक्ट वगैरह के यूज होंगे उसके बाद में। ऑपरेशनल प्लान में अगर गड़बड़ी हो जाएगी तो सारा का सारा चीजें ये हो जाती, खल्लास। ओके, एनी डाउट्स? वो सर नॉट येट। हम्म। तो अल्टीमेटली आपको, है ना, तो आपको ये सारी चीजें देखना, फिर प्लानिंग आ जाता है। प्लानिंग अभी छोड़ो, ये तो मेन ये था, इतनी एक्टिविटीज के बारे में आपको समझ होना चाहिए, अगर होएगी तो फिर आप करो। ठीक है, तमन्ना यस कोई सर। डाउट, कोई चीज नहीं क्लियर आई हो बेटा? No, sir. Everything clear now.